नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे के नाम से है और इस पे आपको वीडियो बहुत सारे प्रोवाइड किए जा चुके हैं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे आपको वन टू वन नोटिफिकेशन मिल जाया करे आसानी से। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम आगामी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, वो हमारा चाहे यूपीएचएससी का हो या पीजीटी का हो या साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हो, उससे संबंधित आपको इसमें वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। डेली आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल सोशियोलॉजी वर्ड के नाम से है, सोशियोलॉजी वर्ड के नाम से है। आप उसमें चैनल को आप जाके जुड़िए, क्योंकि उसी में ही आपको वीडियो सारे मिल जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसके बारे में हम करेंगे आज इस सेशन आज की वीडियो में डिस्कशन। वो टॉपिक है संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद। जैसा कि छात्रों आप सबको मुझे ऐसा पता है और लोगों की डिमांड भी थी इस टॉपिक पर बनाने के लिए, तो इसलिए मैं लेके आया था। और काफ़ी लोगों को डाउट भी रहता है कि संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद क्या होता है। तो आप 2-3 लाइन बस बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। संरचना, अगर हम संरचना की सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो संरचना इकाइयों या तत्वों की क्रमबद्ध व्यवस्था है। संरचना को अगर सिंपल बोलें तो इकाइयों या तत्वों की क्रमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है? उसे क्या कहते हैं? संरचना। अभी हम किसी के संदर्भ में जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, पर बिल्कुल क्या होता है संरचना ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है? संरचना के संदर्भ में ये हो गया। अब संरचनावाद क्या होता है? यानी संरचना को समझाने के लिए, जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर, या इसके साथ-साथ संरचना को समझाने के लिए दुर्खीम, ठीक है? या इसके साथ-साथ अन्य भी लोग जुड़ते हैं, अगस्त कॉम्ट या कोई भी अगर जुड़ता है, तो ये समझाने के साथ जब कालखंड में जब आगे बढ़ता है ये चरण, तो उसमें संरचनावाद का तत्व या स्वरूप उत्पन्न होता है। इसके साथ-साथ आगे और समाज आधुनिक होता जाता है, जैसे-जैसे करके फिर अन्य विद्वान जुड़ते जाते हैं और उत्तर संरचनावाद का समय आता है। ये दोनों में, यानी अगर हम बात करें कि मेनली अगर हम बात करें संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद में, तो परंपरागत और आधुनिकता के संदर्भ में दोनों में अंतर पाया जाता है। ये कहीं पर आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर अब उनके विचारों पर अगर आप ध्यान देंगे क्लियरली, तो आपको दोनों में अंतर यही दिखाई देगा कि परंपरा और आधुनिकता के। संरचनावाद क्या है? ये एक उपागम है और उत्तर संरचनावाद भी क्या है? एक प्रकार का उपागम है। संरचनावाद संरचना को समझने का कार्य करता है और वो संरचना को समझने का कार्य किस संदर्भ में करता है? एक्चुअली जो संरचनावाद है वो भाषा शास्त्र से प्रभावित है। यहाँ पर ये भी जानना आपको ज़रूरी है कि जो संरचनावाद है वो किससे प्रभावित है? भाषा शास्त्र। भाषा शास्त्र के जनक कौन थे? फर्डिनेंड सासोरे थे। जबकि संरचनावाद यानी सामाजिक संरचनावाद के जनक लेवी स्ट्रॉस महोदय थे। यहाँ पर लेवी स्ट्रॉस को हम डीपली नहीं जानेंगे, बस उनका क्या योगदान रहा है संरचनावाद के संदर्भ में वो हम जानने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली जो संरचनावाद है, संरचनावाद भाषा शास्त्र से प्रभावित होने के कारण संरचनावाद को के जनक यानी लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि हमें संरचना को भाषा को समझने के अनुसार ही क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। यानी जिस प्रकार भाषा शास्त्र के द्वारा भाषा को समझने का कार्य किया जाता है, उसी प्रकार संरचनावाद कहता है कि संरचना को भी हमें समझने का कार्य करना चाहिए। अब सर्वप्रथम पहले जान लीजिए कि भाषा शास्त्र भाषा को समझता क्या है? एक्चुअली कैसे समझता है? एक्चुअली जो भाषा शास्त्र है, वो भाषा शास्त्र भाषा जैसा कि 2 शब्द से बना है। कौन? शब्द और ध्वनि, ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, ये आपको पता होगा शायद कई लोग को। ठीक है? यानी 2 चीज़ें सम्मिलित होती हैं किसमें? भाषा में। जबकि भाषा शास्त्र कहता है कि हमें भाषा को शब्द और ध्वनि, ये दोनों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर हमें भाषा को समझने का कार्य करना चाहिए। इसी से प्रभावित होकर संरचनावाद कहता है कि संरचना को भी, यानी संरचना के जो तत्व हैं, जो इकाइयाँ हैं, उनको उनके समानता और असमानता के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन कर हम स्पष्ट अंतर या स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये कहता है संरचनावाद।
तो आपको समझ में आ गया होगा, संरचनावाद भाषा शास्त्र से प्रभावित है। भाषा शास्त्र भाषा को शब्द और ध्वनि के माध्यम से समझता है, उनके तुलनात्मक अंतर के आधार पर समझता है। इसी प्रकार संरचनावाद संरचना को समझने के लिए तत्व इकाइयों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर, वो तुलनात्मक अध्ययन का आधार क्या होता है, समानता और असमानता के आधार पर समझने का कार्य करता है। अब बात आते हैं कि इसके अंतर्गत, संरचनावाद के अंतर्गत लेवी स्ट्रॉस संरचना को अमूर्त संरचना मानते हैं, यानी अमूर्त स्वरूप मानते हैं संरचना को। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि संरचना लेवी स्ट्रॉस क्यों मानते हैं, क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट है कि जो संरचना है वो संरचना हमें मूर्त रूप से दिखाई नहीं देती है, बल्कि ये मानव मस्तिष्क की क्या है, उपज है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। कई बार हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा भी जा चुका है कि 2 प्रकार के प्रश्न यहाँ बने हैं कि संरचना को अमूर्त संरचना या अमूर्त संरचना मानने का कार्य कौन किया है निम्नलिखित में से। तो कौन से मानव शास्त्री थे, इसीलिए मानव शास्त्री संरचनावादी भी कहा जाता है इनको। कौन? लेवी स्ट्रॉस को। तो किसने माना है? लेवी स्ट्रॉस। दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि मानव मस्तिष्क की उपज संरचना को किसने माना है? तो किसने माना है? लेवी स्ट्रॉस। आई होप क्लियर हो गया होगा। लेवी स्ट्रॉस से संबंधित कुछ हम यहाँ पर महत्वपूर्ण पुस्तकों को भी जान लेते हैं, फिर हम उत्तर संरचनावाद पर जाएंगे। इनकी लेवी स्ट्रॉस की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, इसको हम इरेज कर देंगे फिर आपको बताएं। जैसे कि पहली पुस्तक क्या है इनकी, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। इसके साथ साथ स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, द सेवेज माइंड, इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ माइथोलॉजी एंड द रॉ एंड द कुक्ड, एंड इसके साथ साथ द व्यू ऑफ अफेयर एंड द ट्रिस्टिस ट्रॉपिक्स। ये सब सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। जब हम आपको लेवी स्ट्रॉस समझाएंगे तो नातेदारी संरचना को हम समझाने का कार्य करेंगे। ये नातेदारी संरचना, नातेदारी संबंध, ठीक है। अभी यहाँ पर बस इतना जानिए। अब बात करते हैं कि उत्तर संरचनावाद। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद में अंतर मुख्यतः परंपरा और आधुनिकता को लेकर है। ये कहीं पर लिखा नहीं है, मैं बार बार कह दे रहा हूँ कि ये कहीं उल्लेखित नहीं है, लेकिन ये अगर आप पढ़ेंगे तो उनके विचारों से ये भाव उत्पन्न होता है। संरचनावाद के संदर्भ में देखिए किसका इसका स्टेटमेंट था, ब्राउन का था, पार्सन्स का था, लेवी स्ट्रॉस का था, नैडल का था, ठीक है। अगर आप इनमें देखेंगे तो इनका, पार्सन्स का और इनका, इनमें देखेंगे तो मूर्त तो इनका वक्तव्य है संरचना के संदर्भ में। लेवी स्ट्रॉस पहले ऐसे संरचनावादी थे जो अमूर्त संरचना मानते थे, ठीक है। अब आप बात आ जाते हैं कि उत्तर संरचनावाद। पहले हम जान लेते हैं, फिर डीपली हम जानेंगे ये सब सारी जो पॉइंट मैंने लिखे हैं। उत्तर संरचनावाद के जनक के रूप में या इससे जुड़े जो विद्वान थे वो लैमर्ड, देरिदा और गिडेंस थे। उत्तर संरचनावाद क्या करता है, जो संरचनावाद के जो भी विचार होते हैं उन्हें आधुनिक समाज के संदर्भ में या मॉडर्न समाज के संदर्भ में क्या करता है, उनमें संशोधन करने का कार्य करता है। संशोधन करके उनमें जो कमियां रहती हैं उसे सुधार करने का कार्य करता है। कौन? उत्तर संरचनावाद। अब हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ले लेते हैं और पॉइंट के आधार पर संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद को हम समझने का कार्य करते हैं। जैसे कि देखिए पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि जो संरचनावाद है वो संरचनावाद क्या करता है, एक सेकंड, संरचनावाद क्या करता है, संरचनावाद संरचना को 2 भागों में विभाजित करता है। कहता है वो कि संरचना के 2 स्वरूप हैं, एक स्वरूप जो आंतरिक है और दूसरा क्या है, बाह्य। आंतरिक को कहते हैं कि ये स्थिर होता है, जबकि जो बाह्य होता है वो क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। ये कौन कहता है, संरचना। अगर आप नैडल का एक स्टेटमेंट अगर पढ़ेंगे आप, तो उस स्टेटमेंट में आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा कि स्थिर और परिवर्तनशील के संदर्भ में किस प्रकार उन्होंने दिया है। मैं आपको स्टेटमेंट सुना देता हूँ यहाँ पे कि कहते हैं नाडेल इसके संदर्भ में, आंतरिक और बाह्य संरचना के संदर्भ में, कि जो संरचना है, सामाजिक संरचना, वो अनेक अंगों की एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। यह तुलनात्मक रूप से यद्यपि स्थिर होती है, लेकिन इसका निर्माण करने वाले जो अंग होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। इसका एक उदाहरण ले लीजिए। आप देखते हैं, मान लीजिए विवाह संरचना का एक उदाहरण है। विवाह का आपने देखा है कि विवाह का स्वरूप यानी बाह्य स्वरूप आधुनिक समाज होने के साथ इसमें बदलाव आ रहा है बाह्य स्वरूप में। यानी आप देखते हैं कि विवाह का प्रेम विवाह या प्रेम विवाह से लिव इन वाला कुछ सिस्टम, ये सब सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि विवाह के स्वरूप में परिवर्तन आता जा रहा है। लेकिन जो उसके आंतरिक है मान्यताएं,
क्या वो जो पाणिग्रह का सिस्टम है या कुछ और रूल हैं विवाह के, क्या वो बदल रहे हैं? नहीं है। या विवाह का जो महत्व है, क्या वो महत्व बदल रहा है? नहीं, महत्व अभी भी विद्यमान है। यानी उसका जो आंतरिक स्वरूप है वो स्थिर है। किसकी तुलना में? बाह्य स्वरूप के तुलना में। मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये क्या कहता है कि अगर हम उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में बात करें, तो संरचनावाद की ये कहता है दो प्रकार के, लेकिन उत्तर संरचनावाद क्या कहता है कि ऐसा कोई दो प्रकार का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, दोनों ही परस्पर महत्वपूर्ण हैं। समाज में दोनों के बने रहने या दोनों की स्थिरता की आवश्यकता है समाज की, ठीक है। और बदलाव होगा तो दोनों में साथ ही बदलाव होगा, ये चीज़ें, ठीक। तो ये क्या करता है, उसमें सुधार करने का कार्य करता है, किसके? संरचनावाद के विचारों में। आगे दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। संरचनावाद जो होता है वो व्यक्ति और समाज को अलग अलग महत्व देता है। यानी आप देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए पीछे के, चाहे वो पार्सन्स हो, चाहे दुर्खीम हो, चाहे मर्टन हो, या चाहे आप रेडक्लिफ ब्राउन हो, या नाइडेल हो, या इसके साथ साथ आप मेलिनोस्की हो। आप देख लीजिए, कोई व्यक्ति को महत्व दे रहा है तो कोई समाज को महत्व दे रहा है। तो इसी को एक शब्द प्रयोग किया गया। आप नेट का पेपर उठा के देखिए, आपको क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा। इसी को कहा जाता है डुअलिज्म। डुअलिज्म क्या होता है? द्विविधता इसको बोलते हैं। आप इंग्लिश टर्म ध्यान रखिए, इसका हिंदी अलग अलग होता है, आप कंफ्यूज होंगे इसमें। तो बस इतना ध्यान रखिए कि डुअलिज्म क्या है। डुअलिज्म के अंतर्गत ये मान्यता है कि व्यक्ति और समाज, यानी समाज और संरचना क्या है, दोनों अलग अलग हैं। यानी डुअलिज्म व्यक्ति और समाज को बराबर महत्व नहीं देता है, बल्कि दोनों को, व्यक्ति को महत्व देगा तो समाज को कम, समाज को महत्व देगा तो व्यक्ति को कम, ठीक है। ये संरचनावाद के संदर्भ में विचार है। यानी संरचनावाद किसको प्रमोट करता है? डुअलिज्म को। जबकि उत्तर संरचनावाद डुअलिटी को प्रमोट करता है। अब डुअलिटी क्या है? अब कहेंगे आप, जैसे कि गिडेंस इससे जुड़े विद्वान हैं। डुअलिटी क्या है? तो डुअलिटी एक्चुअली क्या है कि जिसमें व्यक्ति और समाज को असमान महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि समान महत्व दिया जाता है। यानी डुअलिटी ये कहता है कि, यानी गिडेंस की अवधारणा है, ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आता है कि गिडेंस किसे मान्यता देते हैं? डुअलिटी को महत्व, डुअलिज्म को नकार करके डुअलिटी को अपनाया। यानी व्यक्ति और समाज दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, व्यवस्था के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए। आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। जो संरचनावाद है वो परिवर्तन का विरोध करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये प्रकार्यवाद का समर्थन करता है। कहीं न कहीं जो संरचनावाद है वो संरचनात्मक प्रकार्यवाद का क्या है? फॉलोअर है। यानी उसी के एक कहेंगे कि दिशा में चलने का कार्य करता है। इसलिए परिवर्तन ये अस्वीकार करता है कि समाज में व्यवस्था हमेशा बनी रहती है, तत्व हमेशा कार्य करते रहते हैं, अपना प्रकार्य करते रहते हैं। इससे व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई टकराव, किसी प्रकार की कोई कहेंगे कि बाध्यता उत्पन्न नहीं होती है और हमेशा व्यवस्थित बनी रहती है। तो इस प्रकार परिवर्तन का विरोधी है संरचनावाद। जबकि जो उत्तर संरचनावाद है वो कहता है कि नहीं, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन कहाँ से, हम परिवर्तन को कहाँ नकार सकते हैं? परिवर्तन तो होगा समाज में, ठीक है। ये चीज़ें आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संरचनावाद भाषा को महत्व देता है। भाषा में मैंने आपको अभी बताया था क्या चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें होती हैं, ध्वनि और शब्द, ये दोनों शामिल होता है। लेकिन उत्तर संरचनावाद भाषा को नकार देता है, वो कहता है लेखन महत्वपूर्ण है। और इसे किसने कहा है? डेरिडा। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि डेरिडा ने भाषा के स्थान पर किसने लेखन को महत्व दिया है? तो डेरिडा ने दिया है, ठीक है। तो डेरिडा को मैंने बताया था ना, उत्तर संरचनावादी हैं। तो अब इसमें एक रीज़न है, एक्चुअली ये रीज़न ये देते हैं कि लेखन महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि कहते हैं कि भाषा यानी शब्द और ध्वनि, हमने कह दिया, इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है व्यक्ति पर या पाठक पर। जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो टेक्स्ट को पढ़ेगा, उस पर इतना प्रभाव भाषा का नहीं होता है जितना प्रभाव लेखन का होता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि लेखन, अगर कोई व्यक्ति लिख रहा है तो लिखने से उसकी राइटिंग तो स्किल अच्छी होती है, साथ साथ उसके दिमाग पर भी छपता है। और आपने एक व्यवहारिक संदर्भ में ही लेखन के संदर्भ में सुना, डायरिया को अगर हम साइड कर दें तो अपने विचार अगर हम व्यक्त करें तो आपने ये देखा होगा, कहते हैं कि लिखा करिए। लिखने से क्या होता है? एक बार हम देखते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद हम उसको लिखते हैं, और लिखने से ये 3-4 बार जो प्रक्रिया हो जाती है एक बार लिखने से, ये हमारे दिमाग में छाप छोड़ जाती है जो भी चीज़ें होती हैं। तो इस आधार पर डेरिडा ने भाषा को महत्व न देकर लेखन को महत्व दिया। आइए आगे चलते हैं। एक और महत्वपूर्ण अंतर है दोनों के संदर्भ में। यह समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, जबकि ये सामाजिक सिद्धांत है।
मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद में एक बेसिक जो अंतर है आप समझ चुके होंगे। इसी के संदर्भ में उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, इसी के अंतर्गत मैं बता दे रहा हूँ। वैसे दरिदा को मैं अलग से पढ़ाऊँगा, उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है। विखंडनवाद, एक्चुअली विखंडनवाद भी एक अवधारणा है और इस अवधारणा के जो जनक हैं वो जैक्स देरिडा हैं। जैक्स देरिडा को मैंने अभी पूर्व बताया कि उत्तर संरचनावादी थे। एक्चुअली जो विखंडनवाद है, विखंडनवाद ये अवधारणा है जो भी हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट यानी पाठ है, उसे समझने की अवधारणा है, यानी हम उसे समझेंगे कैसे। एक्चुअली तो विखंडनवाद के द्वारा देरिदा ये प्रस्तुत करते हैं या ये बताने का कार्य करते हैं कि जो भी हमारा टेक्स्ट है, जैसे हमने कोई पुस्तक पढ़ी और वो पुस्तक हम ज्यों का त्यों ही मान लेते हैं, उसके गहराइयों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो गहराइयों पर ध्यान देने का कार्य यही करेगा, यानी जो भी टेक्स्ट है और टेक्स्ट में लिखा जो भी चीज़ है, उस चीज़ का जो निहित अर्थ है उसे प्राप्त करने के लिए, उसे प्राप्त करना ये किसके द्वारा संभव हो पाएगा? विखंडनवाद के द्वारा संभव हो पाए। विखंडनवाद में देखिए शब्द ही प्रयोग है विखंडन, और वो हम प्राप्त कैसे करेंगे, यानी हम विखंडित कैसे करेंगे? तो विखंडित करने की ये इन्होंने देरिदा ने 2 तरीके बताए थे। देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिखा है, यहाँ पे 2 तरीके कौन-कौन से हैं? एक तरीका है कि संबंध ये तुलनात्मक रूप से, यानी जैसे कि समान विचार हैं और समान विचार को तुलना के आधार पर और उनके बीच में क्या अंतर है, अंतर के आधार पर, यानी 2 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? विश्लेषण कर सकते हैं। किसके द्वारा? विखंडनवाद के द्वारा, किसी भी टेक्स्ट में लिखी हुई विषय वस्तु का, ठीक है। तो कौन-कौन सा? एक तुलनात्मक रूप से और दूसरा विभेद करके, अंतर करके, या तुलनात्मक ये समानता करके और दूसरे में विभेद करके, अंतर करके। तो इस समानता और असमानता के आधार पर क्या करेंगे हम? अंतर। कहीं न कहीं ये क्या हो रहा है कि संरचनावाद की बातों को से प्रभावित हो रहा है, लेकिन उसे नए ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है उत्तर संरचनावाद, ठीक है। इसी का महत्वपूर्ण अवधारणा है विखंडनवाद। इसी के अगर हम इसमें देखते हैं तो मिड की जो अंतरक्रिया जो अवधारणा थी, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, उससे कहीं न कहीं ये प्रभावित लगता है विखंडनवाद। आपको मैं यहाँ पर विखंडनवाद के संदर्भ में जो तुलनात्मक है, एक उदाहरण मैं आपको बता देना चाहूँगा। एक्चुअली आपने एक उदाहरण आपने देखा होगा कि स्त्री के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उदाहरण लाइन है। आप मुझे बहुत ध्यान नहीं आ रहा है कि किस टेक्स्ट में है, लेकिन दोनों लाइनें मैं आपके सामने बोल दे रहा हूँ किस टेक्स्ट में है। एक्चुअली स्त्री के संदर्भ में आपने देखा है कि एक कहा जाता है कि स्त्री जिस घर में निवास कर स्त्री का खुश रहना, जिस घर में स्त्री खुश रहती है, वो उस घर में ईश्वर निवास करते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, ये तो सकारात्मक स्टेटमेंट है स्त्री के संदर्भ में। और एक ही स्टेटमेंट एक ग्रंथ में और भी लिखा है कि आपने देखा है ना कि वो स्टेटमेंट नहीं है कि ढोल गंवार पशु और नारी ये ताड़न के अधिकारी। तो वहाँ पर देखिए स्त्री के संदर्भ में नकारात्मक शब्द प्रयोग कथन कहा जा रहा है। तो ये जो दोनों जो ये द्विविधता है, यानी डुअलिज्म जो है, ये कहीं न कहीं ये क्या है? ये असमानता व्यक्त करता है और भ्रम स्थिति उत्पन्न करता है। तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए विखंडनवाद कार्य करेगा। क्या करेगा? कहेगा कि ये संभव हो ही नहीं सकता, या तो स्त्री अच्छी हो सकती है घर परिवार के लिए, या तो स्त्री बुरी हो सकती, दोनों में से एक ही हो सकता है, और दोनों तो सही नहीं हो सकता है। तो इस आधार पर एक क्या हो सकता है, क्या हकीकत है, इस हकीकत को जानने के लिए, इस स्पष्ट या निहित अर्थ को जानने के लिए विखंडनवाद का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपको उदाहरण के माध्यम से विखंडनवाद भी समझ आ गया होगा। अब मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ अपना लेक्चर, और आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से आपको मिलूँगा। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप लोग कमेंट के थ्रू अपना मैसेज दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। शेयर नहीं करेंगे तो मुझे वीडियो एटलीस्ट क्या होना, क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि जब उसमें व्यूज़ ही नहीं आएंगे, अधिक से अधिक आप लोग शेयर नहीं करते हैं, अपने तक ही सीमित रखते हैं। तो आप जो भी ग्रुप में जुड़े हैं, जहाँ पर भी जैसा हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या दिक्कत है? फिर भी दिक्कत है आप लोग को, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, ये सब सारी चीज़ें करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सोशोलॉजी वर्ल्ड के नाम से है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।